हेलो फ्रेंड्स एंड किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एम.एस. काला। जो वेटनरी का फील्ड है बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है। इसमें डॉक्टर को दूर से ही पता लग जाना चाहिए कि इस जानवर में क्या बीमारी है। मेरे पास आज ऐसा ही एक केस आया। ये बकरी थी, वो दूर से ही देख के मुझे ऐसा आइडिया लग गया कि इसमें गिड हो सकता है। गिड एक बीमारी होती है जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। एक्चुअली कुछ और बीमारियां भी इससे रिलेटेड होती है, तो उससे हम जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने जो कह दिया वो फाइनल है। तो उसमें एक पॉलीएनसीफेलोमलेशिया होता है जिसमें भी लगभग वही कंडीशन रहती है, जिसमें विटामिन बी की डेफिशिएंसी से ये रोग होता है। कई बार क्या होता है, जो दिमाग की झिल्लियां हैं उसमें सूजन आ जाती है जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। उसकी वजह से भी ये सिम्टम आ सकते हैं। लेकिन ये जो केस था उसमें कुछ टिपिकल लक्षण दिख रहे थे, तो इससे हमें पता लग गया कि ये गिड है। और उसके बाद में मैंने उसको सही डायग्नोस किया और उसका ट्रीटमेंट भी किया और उसका ऑपरेशन भी किया। तो इससे 100% कन्फर्मेशन हो गया कि ये गिड है। एक्चुअली ये गिड बीमारी होती है। ये बीमारी की एक क्लिनिकल कंडीशन है, उसको हम गिड कहते हैं। इसे स्टेगस भी कहते हैं, स्टडी भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो जानवर है उसमें एक जो पैरासाइट्स होता है या जिसे हेलमिंथ कहते हैं, ये जनरली सेस्टोड होता है, उसकी वजह से होता है। सेस्टोड एक टेपवर्म, टेप जैसा कीड़ा होता है जो जनरली जो ये डॉग होते हैं इनमें इंटेस्टाइन में रहता है और वहां से वो अंडे देते रहते हैं। और ये अंडे एक्चुअली जब भी कोई घास या किसी फॉरेन बॉडी पे गिरते हैं वो जानवर के पेट में चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आदमियों के पेट में भी ये अंडे चले जाते हैं और आदमियों में भी ये बीमारी पैदा करते हैं। तो जो आदमी और जानवर दोनों में बीमारी पैदा कर दे या एक दूसरे से जैसे ट्रांसमिशन हो सकता है, उस डिजीज को हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। तो ये भी एक जूनोटिक डिजीज है और इससे रिलेटेड 3 पैरासाइट है जो दिमाग पे असर डालते हैं। जो टेपवर्म की बात कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। पहला सेस्टोड है टीनिया मल्टीसेप्स। टीनिया मल्टीसेप्स ये जो गिड कंडीशन पैदा कर रहा है उसे हम टीनिया मल्टीसेप्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टीनिया मल्टीसेप्स का लार्वा या जो भी सेस्टोड होते हैं उसके लार्वे को मेटासेस्टोड या जो सेस्टोड का बेटा होता है उसे मेटासेस्टोड कहते हैं। और इसका जो मेटासेस्टोड है जो गिड पैदा कर रहा है उसे हम कहते हैं सिनुरस सेरिब्रेलिस या सिनुरोसिस भी कह सकते हैं इस बीमारी को। तो ये एक ब्लैडर जैसी संरचना बनती है। जो मेटासेस्टोड है वो ब्लैडर जैसी संरचना बनाता है और ये ब्लैडर जैसी संरचना दिमाग में जाके वहां पे जो ब्रेन का जो पार्ट है उस पर कुछ इंट्राक्रेनियल प्रेशर बनाता है, जो दिमाग में हल्का सा प्रेशर डालता है। जैसे आप छोटा सा बैलून लेते हो, बैलून में पानी डाल देते हो और वो पानी हल्का सा जैसे पानी जैसी शीस्ट है वो दिमाग में चली जाएगी तो वो दिमाग के टच होने लगती है। जो ही दिमाग के टच होती है तो जानवर का दिमाग या कोई भी आदमी का दिमाग ले लो, इतना सेंसिटिव पार्ट है, अगर हल्का सा भी टच हो जाता है तो वो खतरनाक, एक तरह से जैसे लाइट में रिएक्शन होती है वैसी उसके दिमाग में वो रिएक्शन पैदा करता है। तो जिस साइड में वो हल्का सा प्रेशर डालता है जानवर उसी साइड में गोल गोल घूमने लग जाता है। तो या तो जानवर उस कंडीशन में गोल गोल घूमेगा या उसको हल्का सा दिखाई नहीं देगा या बिल्कुल अंधा हो सकता है, या जो एमलेस वंडरिंग करेगा, इधर से उधर घूमता जाएगा, वो पांव लड़खड़ाने लग जाता है। और लास्ट की कंडीशन में कभी कभार पैरालाइसिस या लकवा भी हो सकता है। दूसरा इसी तरह का पैरासाइट्स है जो दिमाग पर असर डालता है, उसे हम टीनिया सोलियम कहते हैं। टीनिया सोलियम जनरली क्या होता है कि जो सुअर है उसके मांस में रहता है, उससे भी एक ब्लैडर जैसी संरचना बनती है जिसे हम सिस्टिसर्कस सेल्यूलेसी कहते हैं। सिस्टिसर्कस सेल्यूलोसी थोड़ी ब्लैडर जैसी संरचना होती है और हल्की सी इससे हार्ड होती है। उसके बाद में होता है इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस उससे एक हार्ड सी या थोड़ी सी ज्यादा हार्ड संरचना बनती है जिसे हम हाइडेटिड सिस्ट कहते हैं और इस बीमारी को हाइडेटिडोसिस कहते हैं या इकाइनोकोकोसिस भी कह सकते हैं। इकाइनोकोकोसिस की जो सिस्ट होती है
वो जनरली जो मसल्स पार्ट होता है या थाई रीजन जो हम कहते हैं पुट्ठे का पार्ट है जानवर के या बकरियों के ज़्यादातर, उसमें वो एक सिस्ट बनाते हैं जो हल्की सी दबाने पे सॉफ्ट स्वेलिंग जैसी लगती है। उसका भी मैंने एक केस देखा था और उसको ऑपरेट भी किया था। जैसे जनरली अभी हम गिड का ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, वैसे ही उसका ऑपरेशन इजीली हो जाता है और वैसी ही संरचना उसके अंदर से निकलती है। एक्चुअली जो ये बीमारियां है वो तीनों, जो सिस्टोइड है या जो टेपुरम है, वो दिमाग पे असर डालते हैं और कभी कभार क्या होता है कि ये दूसरे एरिया में भी पाए जाते हैं। जैसे जो इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस है, ये हाइडेटेड सिस्ट कई बार क्या होता है कि लंग्स और लीवर में भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट है या तो इसको डीवर्मिंग करवा दें। डीवर्मिंग मतलब जो कीड़े मारने वाले दवाई है, और ये एक तरह से अपने कीड़े ही हैं। तो इसके लिए हम जनरली जो सिस्टोइड होता है या जो टेपुरम होता है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेजिक्वेंटल, और इसके साथ में हम एल्बेंडाजोल जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक है, उसको भी हम देते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। प्रेजिक्वेंटल छोटे जो इमेच्योर है उनको मार देती है और जो बड़े हो गए हैं उनको मारने के लिए एल्बेंडाजोल काम करेगी। तो इमेच्योर जो कीड़े हैं उनको मारने के लिए हम क्या देंगे, प्रेजिक्वेंटल देंगे। प्रेजिक्वेंटल हम डॉग को भी देनी चाहिए ताकि उसमें डॉग में भी ये कीड़े पैदा नहीं हो, और हमें अपने जानवर है जो पालतू उनको भी ये दवाई देते रहना चाहिए। तो इसकी डोज है प्रेजिक्वेंटल की 40 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम वीक में 2 बार देते हैं और 4 वीक तक रिपीट करते हैं। उसी तरह एल्बेंडाजोल की जो डोज है 10 mg पर kg बॉडी वेट, और वीक में 1 बार दें, और लगभग 3 वीक तक हमें इसको देनी चाहिए। और उसके बाद में हर 3 महीने के बाद में ये हम रिपीट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर ये बीमारी हो चुकी है, क्लिनिकल सिम्टम आ चुके हैं, तो इसके लिए हमें ऑपरेशन के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरे पास आज जो केस आया है उसका मैंने एक्चुअली ऑपरेशन किया था। सबसे पहले इस डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए उस जगह का हमें पता होना चाहिए कि वो सिस्ट कहाँ पे है। वो सिस्ट जनरली जो हॉर्न होता जो गोट का, उसके जस्ट पीछे की तरफ हम जो ही अंगूठा से दबाएंगे तो हल्की सी सॉफ्ट स्वेलिंग लगेगी और कट सी, वो जो बोन होती है उसकी कट सी आवाज़ आती है, तो हमें पता लग जाता है। और जानवर वहाँ से भयंकर पेन करता है। तो हमें पता लग गया कि ये जो लोकेशन है सिस्ट की यही है। सबसे पहले उसको जो बाल हैं वहाँ के क्लिपिंग कर देते हैं, वहाँ पे जो ब्लेड है उससे बढ़िया सेविंग कर दी। सेविंग करने के बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उसको डाल के एंटीसेप्टिक कर देते हैं। फिर जनरली हम 2% लिग्नोकेन लोकली लगा देते हैं, और वहाँ से 2 से 2.5 सेंटीमीटर का हल्का सा राउंड जैसे चांद के आकार का हम इंसिजन देते हैं, और उसको जो टिश्यू फोर्सेप है स्किन को पकड़ के ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद में रेड टूथ फोर्सेप्स होता है, उससे हम जो स्कल की बोन होती है उसको ओपन करते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं जो मेनिंजेज है होती है, जो दिमाग की झिल्लियाँ होती है, उसको अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। वो बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है। और उसके बाद में वहाँ हम देखते हैं कि जो सिस्ट होती है वो आपको अगर नहीं दिखाई देती है तो जो उसका ब्रेन है या जो हेड है उसका गोट का, उसको थोड़ा हिलाते हैं। हिलाने पे हमें एक्चुअली वो पास में जो छेद हुआ वहाँ पे दिखाई देने लगती है। और उसको बाहर निकालने के लिए हमें जो हेड है उसको जो हम ऑपरेशन टेबल पे लेते हैं उससे थोड़ा नीचे की तरफ या स्लैंटिंग पोजीशन पे रखते हैं, ताकि वो जो सिस्ट है उस ओपनिंग के पास आ जाए। अगर हमारे पास उस ओपनिंग के पास सिस्ट हमें एकदम जैसे बैलून पानी से भरा हुआ होता है वैसे दिखती है, तो उसको कॉटन से हल्का सा पकड़ ले ताकि वो हमें स्लिप नहीं हो सके। तो उसको धीरे से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद में अगर वहाँ कोई और फ्लूइड भरा है तो उसको जो हेड है उसको थोड़ा और नीचे करते हैं ताकि वो पूरा फ्लूइड निकल जाए। इसमें ये ध्यान रखें कि वो जो सिस्ट है या जो बैलून जैसी संरचना वो फूटे नहीं। फूटने के बाद में उसका इन्फेक्शन है वो ब्रेन में फैल जाएगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिर उसको जो हमने बोन ओपन की पूरा, तो हमने उस बोन को
अलग नहीं किया या सेपरेट नहीं किया, उसको वापस ढक्कन की तरह वापस पैक कर देते हैं और उसके बाद में उसमें सूचरिंग करके हम सल्फोनिलामाइड पाउडर है उसका जनरली यूज करते हैं। और सूचरिंग के बाद में फिर 10-15 दिन बाद में बिल्कुल उसकी सूचरिंग खोल देते हैं और जानवर बिल्कुल नॉर्मल चलने लग जाता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं, कम से कम 15-20 केस ऐसे आ चुके हैं और लगभग 95% केसेज हमने सोल्व किए हैं और बिल्कुल वो ठीक है। तो इसमें हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि जो शुरुआती रुझान होते हैं या जो शुरुआती क्लिनिकल सिम्टम आते हैं और जानवर आपका गोल गोल घूम रहा है, उसी टाइम में डॉक्टर से सलाह लेके इसका ऑपरेशन करवा लें। और बहुत ही इजी ऑपरेशन है, कोई इसमें दिक्कत होती नहीं है, नहीं ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जो ही वो सिस्ट बाहर आ गई उसकी बीमारी खत्म हो गई। तो मेरे किसान भाइयों और प्यारे दोस्तों, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके पास जो भी मेरे फील्ड कंडीशन के जो क्लिनिकल केसेज है उसका हमेशा डिस्कशन करता रहूँगा और आपको जो भी नई अपडेट होगी या जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुँचाता रहूँगा। जय हिंद।